हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र, आय दृष्टि, करंट अफेयर्स को हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। कल हम लोग इस पर एक वीडियो कर चुके हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो देखते तो उसको पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बीच में छोड़कर नहीं जाना है, पूरा देखना है। अगर आपके यूपीपीसीएस है जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, अगर 30 सवाल पूछे जाएंगे, आपका 28 से 29 की गारंटी मैं लेती हूँ, इससे आपका बाहर नहीं होगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, आपको बार बार पढ़ने की और रिवीजन करने की। एग्जाम हमारे बहुत पास में है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर अपना निर्णय दिया है। इसमें 3 सदस्य समिति होगी और उसकी समिति की सिफारिश पर ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। निर्वाचन आयुक्त का जो संविधान में कहाँ बात की गई है, ये निर्वाचन आयुक्त की जो बात की गई है निर्वाचन के 324 अनुच्छेद में की गई है। इसको डिटेल से देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्य क्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। इससे पहले कैसे की जाती थी? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, इसमें एक निर्णय दिया गया है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपना एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है 2 मार्च 2023 को कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति के संबंध में फैसला दिया है। इसमें एक समिति होगी और इस समिति राष्ट्रपति इस समिति के द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। देखेंगे इस समिति में कौन कौन शामिल होगा। जो गाइज इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताते चल रही हूँ, आप लोग उसको देखते चलिए। चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 3 सदस्यीय समिति होगी ये। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पूछेगा इसमें कौन शामिल नहीं है तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। अब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की जो अध्यक्षता की थी वो हमारे न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की है, इसको भी याद रखिएगा। अन्य व्यक्ति इतने जरूरी नहीं है, लेकिन पूछेगा 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की, तो न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की थी। अगले बात करेंगे एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, जिसको असर भी कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप है। असर का पूर्ण रूप क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से ये सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये असर रिपोर्ट किसके लिए है ये आपको जानना ज़रूरी है। इसका क्या है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें बच्चों की जो नामांकन की स्थिति दर्ज की गई है इसके अंतर्गत। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम असर कहते हैं, ग्रामीण 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। जो लोग भी हम लोग स्कूल में जब पढ़ाते हैं इनका नामांकन करते हैं, उसी को ये लोग इन्होंने बताया है कि कितने आयु वर्ग के बच्चों की जो नामांकन है, इनरोलमेंट की स्थिति है, वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 सालों में 95% से ऊपर रही है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा। वर्ष 2018 के आंकड़ों के हिसाब से 97.2% से अधिक बढ़कर के 2022 में 98.4% हो गया है। 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित जो लड़कियां थीं, जिनका नामांकन नहीं हुआ था, एनरोलमेंट नहीं हुआ था, उनका आंकड़ा गिरकर 2%, वर्ष 2018 में 4.1% हो गया है।
ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसको उत्तर प्रदेश का याद रखना क्योंकि हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां नामांकित थी, जबकि वर्ष 2018 में ये आंकड़ा 13.5% रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बात कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 ऐसे राज्य जिनमें 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के अनामांकित, जिनका इनरोलमेंट नहीं है, लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक रहा है। इसमें मध्य प्रदेश 17% के साथ सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश का 15% है और छत्तीसगढ़ में 11.2% के साथ में तीसरा स्थान है। ये अच्छी बात नहीं हमारे लिए कि बीच में ही लड़कियों का एक तो स्कूल छोड़ कर चली जाती हैं, आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं बच्चे, और फिर उनका नामांकन ही नहीं किया गया, जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। आगे बात करेंगे हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे जंक्शन होता था। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, पहले इसको हुगली कहते थे, हुबली के नाम से जानते थे, लेकिन अब है हुगली नहीं हुबली। वो सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SSS हुबली जंक्शन किया गया है। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिमी रेलवे दप्परे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पहले गोरखपुर हुआ करता था। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, ये कितनी लंबाई है? 1507 मीटर है। फिर से देख लीजिए, 1507 मीटर है। इससे पहले ये खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई कितनी थी? 1366.33 मीटर थी। इसकी कितनी है? 1507 मीटर है। विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में हुबली जंक्शन कर्नाटक का, ये हमारे भारत में है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में है। कोल्लम केरल में है। खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल है। स्टेट स्ट्रीट सबवे ये शिकागो में, लेकिन 4 जो है हमारे भारत में ही स्थित हैं। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है विदिशा। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया। यहाँ से अगला सवाल बनता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2018 में। पीछे से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग कहते हैं कि बहुत पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया। वो करंट अफेयर्स पुराना नहीं होता, जो भी हमारी योजनाएं होती वो पूछी जाती हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम नोट करिएगा। बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र इसमें शामिल है। पूछेगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन शामिल नहीं है आकांक्षी जिलों में, तो आपको ये याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया। कौन? विदिशा। ज्ञात है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा C.DOT के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G IoT ये 5वीं जनरेशन का है। इसका उपयोग के मामले दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कौन सा जिला बना है। ये हमारा जिला बना है विदिशा। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। डायरेक्ट पूछेगा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? कोल्लम। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय के बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इसके दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया, ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। गाइज, अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे बाहर आपको देखिएगा करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं मिलेगा जो इससे बाहर जाए। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। बस आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। कोल्लम की ये उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। द सिटीजन 2022 का परिणाम है संविधान साक्षरता अभियान। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समितियों, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। ये संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बन गया कोल्लम, केरल का।
आगे बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर सवाल बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो आपको दो चीज़ें याद करनी है, वर्ष 2047 तक कौन सा होगा, हरित हाइड्रोजन सक्रिय भूमिका, और बाद में 2070 जो है हमारा भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का, ये इसका याद रखिएगा टाइम 2070 तक। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 4 जनवरी 2023 को। इसकी मिशन के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 19,744 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित है। 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि के साथ ही प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया गया है। तो आप इसमें से क्या नोट करेंगे, 4 जनवरी 2023 राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया, और इसकी जो राशि है, परिव्यय राशि है 19,744 करोड़ रुपए है, और इसका 2030 तक कितना गीगावाट हो जाएगा, ये 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता इसमें वृद्धि के साथ में कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश होगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन है। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या हैं, भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर मैंने बताया है। आगे बात करेंगे, वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ABCD, देखिए ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया। पूछ लेगा आपसे ABCD में C का क्या अर्थ है, D का क्या अर्थ है, या ABCD किसके द्वारा चलाया गया है या संचालित किया गया है, केरल के वायनाड प्रशासन के द्वारा। इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय यानी ट्राइबल लोगों को बुनियादी दस्तावेजों सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र है, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि भी शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है, जिससे डिजिलॉकर खातों में इसको सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन A फॉर अक्षय, B फॉर बिग, C फॉर कैंपेन फॉर, D फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में ये उपलब्धि हासिल की है। किसने? वायनाड, केरल। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जम्मू एवं कश्मीर को वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। तो पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है ये? ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी लंबाई है 272 किलोमीटर, ऊधमपुर से बारामूला को जाएगी। ऊधमपुर से बारामूला तक की कुल दूरी जो है 272 किलोमीटर, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 में ऊधमपुर कटरा है, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीकुंड और काजीकुंड से बारामूला। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम या समतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों, संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है, जिसमें से सबसे लंबी सुरंग T4, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, T4
टनल है T4 सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है 12.75 किलोमीटर है। ये सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है, रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित। T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल से आप लोग इसको पढ़ ही रहे होंगे। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे, उल्लेखनीय है कि ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग जो है 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग जो है वो कितनी है 12.895 किलोमीटर शामिल है। इन दोनों की लंबाई आपको याद रखना है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है, ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है, याद रखिएगा किसके नाल के आकार की है, घोड़े की नाल के आकार की है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया जा रहा है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा। आगे बात करते हैं, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 मुख्य मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट देख लीजिए 9 दिसंबर 2022। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई थी। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन, 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लॉन्च की गई थी, 30 जून 2008 को, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया था। ये 8 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है कि इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, इंपॉर्टेंट इसका कीवर्ड नोट कर लीजिए, सौर मिशन है। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है। सतत पर्यावास है, राष्ट्रीय जल मिशन है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार। आगे बात करेंगे, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, कहाँ पर है ये, केरल में। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। ये केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। बताइएगा अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, 6 हैं कि 5 हैं, और किस 3 का अभी दर्जा समाप्त कर दिया गया है, कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, कल की क्लास में बताया था। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। कौन सा है, धर्मदम केरल का। देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि जन संगठन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुवाइले नारायण पणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, PN पणिक्कर। वर्ष 1996 में PN पणिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून पुण्यतिथि को वायनादिनम के रूप में घोषित किया था। वायनादिनम मतलब रीडिंग डे। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल, अपवाह एवं मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, जिसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। इम्पोर्टेंट क्या है वो देखेंगे। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसका? देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछेगा किस झील के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? विनायक सागर झील। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD मतलब मिलियन लीटर्स पर डे है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी के द्वारा किया जा रहा है। नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग बताइएगा। नीरी नागपुर महाराष्ट्र में है। अगर हाँ तो यस और नहीं तो नो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 664 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। गाइस आज की क्लास में इतने ही। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बार बार रिवीजन करिए। आप लोग बिलीव करिए, इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाय।